बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान। और इन एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज की सुबह भी शदीद जो है वो गर्मी है, हवा चल रही है, बट मैं ये आज यही सोच रही थी आते हुए कि हवा का क्या फ़ायदा, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हमारा हाई गया हुआ है। कल भी बहुत शदीद गर्मी थी और आज भी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और अच्छी सेहतमंद ग़िज़ा खाएँ जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और इसके साथ ही अच्छी सोच जो है वो इंसान को हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाती है। तो हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, मुस्कुराएं, ज़िंदगी को एंजॉय करें। और इसी तरह अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी उस्मान खान बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं हमारे रोही के सीनियर रिपोर्टर जुनैद अनवर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप जुनैद? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जुनैद से हम बात करेंगे जो हमारी इस टाइम मुल्क की सूरत हाल चल रही है, हमारी सियासत के हवाले से इनसे बात होगी। जो हमारी पार्टीज़ हैं इस टाइम वो क्या काम कर रही हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है। और इसके साथ ही हम उस्मान से बात करेंगे इनकी पार्टी के हवाले से, इनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं उस्मान? आप सुनाएं। खुश दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है आप काफ़ी मुल्क सियासी सूरत हाल से। व्हाइट और ग्रीन का हाँ, मुझे लग रहा है कि वो ऐसे उन्होंने एक अलामत भी दी है। जब मुल्क को एक अच्छी लीडरशिप मिल जाए तो फिर लोग भी खुश होते हैं, अवाम को भी खुश होना चाहिए। जब एक लीडरशिप अच्छी आ जाए तो आपकी पसंद की लीडरशिप आई है तो आप तो खुश होंगे। हाँ, नहीं, अब देखें आपके सामने पेट्रोल भी इंशाल्लाह अब सस्ता होगा और अपना जो है मुल्क में खुशहाली आएगी, तो अल्लाह पाक करम करेगा। महंगा भी तो इसी अच्छी हुकूमत ने किया था। अच्छा, अभी भी जो टैक्सेस हैं, अभी कल जो है वो बिजली की यूनिट में फिर इजाफा किया गया है। और ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि आप कहीं अगर थोड़ा सा रिलीफ दे रहे हैं तो उससे डबल ट्रिपल आप उनसे ले भी रहे हैं। बस आप देखें तो आप पे इस टाइम मुल्क में कर्जे भी हैं, हमने कर्जे भी उतारने हैं और अपना जो है वो काफ़ी चीज़ें हैं जो मुल्क में अपना जिस चीज़ में इसमें भी देखा जाए तो अपना काफ़ी हद तक सब्सिडाइज है। जो गरीब बंदा है उसको बिजली में भी उसको जो है वो हुकूमत रिलीफ दे रही है। तो अपना जो है कहाँ से रिलीफ दे रही है? अभी तो टैक्स में इजाफा किया, कहाँ से रिलीफ दे रही है बिजली के बिलों में? 300 यूनिट तक तो है। नहीं, अब तो बराबर कर दिया है, अब तो यकसा है, अब तो वो वाला 300 यूनिट वाला हिसाब अब वो होगा, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश है कि वो अपना जो है वो इसको अपना रिलीफ दे। अच्छा जुनैद, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी बजट भी आया और फिर हमारी जो इस टाइम मुल्क की सियासी सूरत हाल चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इस बात की तो खान साहब के साथ तईद करता हूँ कि वाकई पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस वक्त माशी तौर पर बहुत अपसेट थे। जब PDM को हुकूमत मिली, मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभाली, तो उस वक्त भी हालात तो काफ़ी कशीदा थे। आप IMF को नाराज़ कर चुके थे। इमरान खान साहब ने जो आखिरी बार जो पेट्रोल की कीमतें कम की वो IMF से जो है वो मुआहदे के बाद जो है वो उस मुआहदे को तोड़ा गया, जिसकी वजह से फिर शहबाज हुकूमत को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि आप उन मुआहदों को पूरा नहीं करते, आप उनकी शराइत पर पूरा नहीं उतरे कि IMF आज भी आपके साथ बैठा नहीं है। इसके बावजूद हुकूमत ने एक बजट पेश किया अपने वसाइल में रहते हुए, कोई उन दोस्तों के साथ मिलकर जो कि हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। आप ये देखें ना कि अगर हमें IMF भी पैसे नहीं दे रहा, हमारे पास डॉलर भी नहीं है, हमारी मईशत जो है वो इस टाइम जो तबाही के दहाने पे थी, हालांकि हम ज़री मुल्क है, इसके सबके बावजूद जो है हमें आटा, चीनी, गंदम जो है वो बाहर से एक्सपोर्ट करनी पड़ती थी, इंपोर्ट करनी पड़ती थी। इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान चल रहा था तो कुछ ना कुछ तो दोस्त ममालिक थे ना जी, जो पाकिस्तान की जो है वो इमदाद भी कर रहे थे और पाकिस्तान को सहारा दिए हुए थे। उन दोस्तों के बिहाव पर एक हुकूमत ने एक बजट बनाया है। बजट के ऊपर हमेशा से तनकीद की जाती है, अपोजिशन तनकीद करती है और जो हुकूमत होती है उसको बेहतरीन बजट करार देती है। मगर इस बजट के अंदर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ों पर ऊपर जो है वो हुकूमत ने एक अच्छा स्टेप भी लिया है जो कि पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है। मादनियात के ऊपर खसूसी बजट के अंदर जो है वो काम किया गया और उसके साथ साथ
बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत है वो डे बाय डे बढ़ रही है, क्योंकि आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है, आप देखिए जी नई नई कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं। उसके अलावा कारखाने में भी जो है वो इस टाइम हमारे कारखाने तो जो बंद है अक्सरियत, जिसकी वजह से हमारी जो बिजली है वो फिर घरेलू सारिफीन और दीगर जगह पर इस्तेमाल हो रही है। जब दोबारा से कारखाने चलेंगे तो बिजली का एक नया बहरान आएगा। ऐसी सूरत में हुकूमत की अभी जानिब भी से है, सहूलत- अभी भी आप सुबह उठें तो आपकी जो है 6-6, 7-7 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग भी हो रही है। मगर वो वक्त भी आप देखें कि जब 12-12 घंटों की भी लोड शेडिंग होती थी, मतलब 1 घंटा अभी लोड जाती शेडिंग हो थी। रही है, मैं खुद शिकार हूँ, मेरे घर में सुबह खुद जो है वो लाइट नहीं होती। 6 घंटों की तो शायद नहीं है नहीं मुल्तान है के भी, अंदर। मैं अभी अच्छा मैं जो बात कर रही हूँ ये तो बाकी हो रही है, और एक maintenance दिन work हो छोड़ रहा के होगा। दूसरे दिन यही हाल हो रहा है। मेंटेनेंस वर्क के हवाले से उन्होंने काम किया होगा। बहरहाल ये भी नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आप लोड शेडिंग 6-7 नहीं होनी घंटे चाहिए। जब आप बिल देते हैं, हुकूमत को चाहिए कि वो अगर उनके पास वो किसी बिल अगर पूरा लेते हैं तो सहूलत भी उतनी देना जी। ये तो हमारे फिर आगे महकमा जात है ना, वापडा से अगर आपको कोई काम पड़ जाए तो लग पता जाता है आपको, आपका ट्रांसफार्मर जल जाए, मीटर जल जाए तो समझ आ जाती है। ये तो खैर इसमें हुकूमत को दोष देना भी नहीं है, क्योंकि जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो हैं तो बेसिकली हम में से ही ना, तो हमारे यहाँ ये एक वैसे भी काम ना करने का एक जज्बा पाया जाता है। तो यही अच्छा, ये हकीकत है, मैंने बहुत हमारे इदारे तो बना दिए गए हैं, चाहे ये ऑफिसेज भी हैं, तो जब भी आप अपने मसाइल इनके पास लेकर जाते हैं या इनसे डिस्कस करते हैं तो ये कभी भी आपको अच्छा रिस्पांस दे देते हैं। ये भी माशाल्लाह से आगे हमारे मसले कभी हल होने का नाम नहीं लेते। हाँ, इसमें हर चीज़ हुकूमत को तो गलत कहना मुनासिब नहीं है। कुछ हमें अभी अपने रवैयों पर जो है वो देखना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर कोई सरकारी मुलाजिम है तो वो तो अपने आप को वैसे कोई नाउज़ बिल्ला खुदा समझता है, उस लेवल पर अपने आप को रखता है कि काम मतलब वो बड़ी प्यारी किसी ने बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो तनख्वाह है ना वो सिर्फ काम करने के लिए नहीं ली जाती, वो किसी और मकसद के लिए ली जाती है। तो ये हमारा एक फेलियर भी है। मगर इस सब के बावजूद बात कर रहे थे हम बजट के ऊपर, तो बजट के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो बेहतरी की जानिब भी गई हैं। अल्लाह करे उन पर अमल दरामद हो तो किसी न किसी हद तक जो है वो आवाम को उसका फ़ायदा होगा जी। बात यही आती है ना कि चीजें आप कह तो देते हैं पर उसके ऊपर अमल करेंगे तो तभी हमारे लिए अमल जरूरी है। हाँ, अमल जरूरी है, सिर्फ बातों वरना बातों से तो आपने पाकिस्तान को बहुत तरक्की और खुशहाली की तरफ जो है हुकूमत लेकर चली जाती है। अगर बनाया जाए तो वो इलेक्शन के डेज के अंदर हर हल्का जो होता है वो पेरिस बना होता है कि जैसे इलेक्शन का इंतखाब खत्म होगा तो जो हुकूमत जो है इसको, जो आने वाली हुकूमत जो भी होगी उसको पेरिस बना देगी। हाँ, ऐसे ही है। तो मगर बातों से तो आप ऐसे आपको लगता है पाकिस्तान बहुत तरक्की और खुशहाली की तरफ चला गया है, बस आप उसमें बहुत ही आपके मसाइल सारे सॉर्ट आउट हो गए हैं और आप बहुत सुकून वाली जिंदगी अब गुजारेंगे। ऐसे ही है वैसे आपके भी वादे दावे जो हैं वो ऐसे ही होते हैं, हम ये कर देंगे जब हुकूमत में आएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, हमने तो कभी इस तरह कोई आपने कभी दावा नहीं किया? नहीं, हमने तो नहीं किया। हमने तो कोशिश की कि काम करें और लोगों की खिदमत करें, और जो है वो बाकी अल्लाह पाक हम सबको इस मुल्क पे करम करे और जो है इंशाल्लाह। अच्छा, हम सारी चीजें अल्लाह पे ही छोड़ देते हैं, अल्लाह ही करम करे हमारे मुल्क पे। वैसे भी अल्लाह ने ही करम किया हुआ है, जो चल रहा है वैसे ऐसे ही है ना। बिल्कुल, लेकिन ये कि वो अपना जैसे अपना जुनेद भाई ने कहा कि हमें कि एक अवाम के लिए जैसे हम एज ए कौम भी हमें एक बनना पड़ेगा। हम एज ए कौम भी हम बहुत पीछे हैं, हमारे में बहुत ज़्यादा जो है वो अपना हमारी इखलाकियात देखें कहाँ चली गई हैं, और जो है वो हम हर चीज़ हुकूमत पे डाल देते हैं, किसी की भी हो, चाहे इमरान खान की है, ये इसका नहीं है, लेकिन ये कि एज अ कौम भी हमें अपने मुल्क के लिए हिस्सा डालना पड़ेगा। हम लोग जो हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, इलेक्शंस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लग रहा है कि इलेक्शंस होंगे? जी बिल्कुल, अगर अपना जैसे कोई हालात स्टेबल होते हैं, जैसे अपना इकनॉमिकली और अपना जो है जैसे मुल्क का जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जैसे ये बेहतर होती है और जैसे अपना मुल्क स्टेबल होता है तो इंशाल्लाह ज़रूर इलेक्शन होंगे। इंशाल्लाह इलेक्शन के बगैर कोई हल भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है, और मामलात आगे चल भी नहीं सकते कि जो आगे जो गवर्नमेंट आएगी, कोई किसी की भी होगी, तो वो पूरे एक मैंडेट के साथ जो भी है वो फैसले करेगी और वो काम करेगी, और अल्लाह करे वो डिलीवर करे आवाम को, आवाम के मसले हल हो। तो आपकी इस टाइम क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? बस हम तो अपना जो है वो हल्के को भी टाइम देना होता है, और अपना जो है वो आपको पता है कि
हर बंदे के एक अपना वो है, रोजी रोटी भी देखनी होती है और अपना जो है वो चीजें रोजी रोटी को भी देखते हैं आप। चलें, ये भी अच्छी बात है। वैसे हर बंदा जो है अपनी रोजी रोटी को देख रहा होता है। जो हालात है पाकिस्तान के इस वक्त, वो तो रोजी रोटी को ही सिर्फ देखना पड़ रहा है। हम यही बात हमेशा करते भी हैं जुनेद, अक्सर हम बिलाल से भी बात हो रही थी, आपसे भी यही होती है कि हम लोग आज 75 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, तो उसमें हम यही देखते हैं कि जो एक नारा लगाया गया था ना, रोटी कपड़ा मकान का, हम आज तक इन्हीं 3 चीज़ों में ही फंसे हुए हैं। हम इससे आगे अभी तक निकले नहीं हैं। अभी हम देखें तो आटे की जो है वो कतारों में खड़े हुए होते हैं कि आटा मिल जाए, घर का जो है वो रोटी बन जाए। अच्छा, फिर कपड़े के हवाले से, मकान के हवाले से परेशान रहते हैं। तो ये चीज़ें हमारी जो हैं वो बहुत ज़्यादा, हम इन्हीं चीज़ों में ही फंसे हुए हैं। ऐसी दुरुस्त बात है। आसमा, आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की, तो ये पॉपुलर जमात की जानिब से ये नारा है, रोटी कपड़ा मकान। नजीर नाजी साहब है ना, उनकी जानिब से यही नारा लगा, उनकी जानिब से किसी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को कैसे खत्म किया जाता है, भुट्टो को कैसे खत्म किया जा सकता है। नजीर नाजी ने बड़ा प्यारा जुमला बोला था, उसने कहा था जिस दिन इस मुल्क से जहालत और गुर्बत खत्म होगी उस दिन भुट्टो मर जाएगा। तो बात वही है कि ये नारे हैं फ़कत, रोटी कपड़ा और मकान। आप देखें उस वक्त से लेकर अब तक बार बार इन्होंने हुकूमत भी की, ना लोगों को रोटी मिल सकी, ना कपड़ा मिल सका, और मकान जो है वो भी छिन गया। तो अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान पर रहम करे। और अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं रियाज बोल रहा हूँ जी, मुल्तान डब्ल्यू ब्लॉक से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, बहुत मेहरबानी, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। अभी ये मेरे रोही के रिपोर्टर बैठे हैं, भाई हैं मेरे बहुत प्यारे। अगले दिन हम बाबर शाह साहब की रैली लेके गए फिजाबाद के लिए, मेरे ऑफिस से सफारी रैन पे कारंसला मार्केट से। तो मैंने इनको देखा जी, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं जी। आपकी रोही के लिए बहुत बहुत वर्क है इनका, और बहुत ही काम कर रहे हैं। बड़ी मुल्तान में बहुत ही मेहनत से अपनी रोही के लिए काम कर रहे हैं। बहुत ये हमारा मान है, ये हमारा मान है, ये हमारे भाई है जी। बस दिल खुश हुआ मुझे देख के। अल्लाह पाक अपने हबीब के सच्चे इस रोही चैनल को, ये हमारे वसेब का चैनल है, कामयाबी दे, तरक्की दे। आमीन जी, बहुत आप लोगों की शुक्रिया, मेहनत को अल्लाह पाक बहुत मेहरबानी। बस मैंने इनको मेरी तरफ से सलाम हो गया। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, क्योंकि जुनेद आपकी तो बाहर की बीट रहती है, जाहिर सी बात है आपका वर्किंग ऐसा है, तो लोग जब आपके काम को देखते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं, तो मजीद आपके अंदर जो है वो काम करने की। मैंने रियाज साहब बताया इन्होंने अपना नाम, तो इनकी मोहब्बत है। उसके अलावा लोगों को रोही से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होकर हम कोशिश करते हैं कि उन उम्मीदों पर पूरा उतरें, उनके मसाइल को उजागर करें। तो कहीं ना कहीं हमारी कोताहियाँ भी होती हैं, मगर ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि दोस्तों के जो मसाइल हैं लोगों के, उनको उजागर करें। तो रियाज भाई ने भी इसी मोहब्बत का इजहार किया है, इनका बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनकी मुश्किलात जो हैं उनको आसान करें। आमीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे एक तो पार्टीज के हवाले से। अच्छा जी, तो इस टाइम अगर हम तहरीक इंसाफ की बात कर लें, मुल्तान के हवाले से बताइए कि कितने मेंबरान जो है असम्बली का सोचते इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में? तहरीक इंसाफ के हवाले से जो आपने बात की है कि वो इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात है वो कम होती दिखाई नहीं दे रही। तकरीबन अक्सरियती मेंबरान असम्बली जो है वो तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह चुके हैं। इसके साथ साथ जो अभी तक गिरफ्तारी जिनकी मुमकिन नहीं हो सकी, वही तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं, खामोश हैं, छुपे हुए रुपोश हैं। उनमें से सर फहरिस्त जो है वो नदीम कुरैशी साहब हैं, जो कि PP 216 से तहरीक इंसाफ के MPA थे। वो ताहाल जो है इस वक्त रुपोश भी हैं और उन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद नहीं कहा। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी थे, रुकन सूबाई असम्बली, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ को, चूँकि वालिद उनके गिरफ्तार हो गए थे शाह महमूद कुरैशी साहब, और जैन कुरैशी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी और वो तहरीक इंसाफ को उन्होंने खैरबाद नहीं किया। आमिर डोगर साहब इस वक्त जो है वो जेल के अंदर मौजूद है, मगर उनकी जानिब से भी तहरीक इंसाफ को ताहाल खैरबाद नहीं कहा गया। और उनकी जानिब से उनका प्रॉब्लम ये हुआ कि जब उनकी भक्कर जेल से रिहाई हुई तो उनको बाहर की सिचुएशन का नहीं पता था। उन्होंने वही अपनी एक रटी रटाई जो गुफ्तगू थी वो सुनाई, तो वो ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम्स होगी। जबकि अब वो जब जेल से आए तो पेशी पर आए तो उनसे किसी ने पूछा कि अब आपका क्या मौक़िफ़ है,
तो अब उन्होंने कहा जी मैं कुरान मजीद की तफसीर भी पढ़ रहा हूँ जेल के अंदर, हाँ, किताबें पढ़ और रहा हूँ। मैं किताबें भी पढ़ रहा हूँ, और मैंने फैसला किया कि मैं एक किताब भी लिखूंगा 9 मई के हवाले से। और फिलहाल जब उनसे ये सवाल किया कि आप तहरीक इंसाफ को छोड़ने का इरादा रखते हैं, तो इस पर वो खामोश हो गए। सर, जो दूसरा बड़ा मुल्तान के अंदर तहरीक इंसाफ का एक मजबूत पिलर समझा जाता है, वो नदीम कुरैशी साहब हैं, जो कि इस वक्त तक जो मंजर आम से गायब हैं और वो शहर से बाहर मौजूद हैं। उनको पुलिस अभी पकड़ने में गिरफ्तार कामयाब नहीं हो सकी। तो नदीम कुरैशी साहब का ये है कि वो जो फैसला करेंगे, कुछ दोस्त जैसा खालिद वड़ाइच साहब हैं, नदीम कुरैशी साहब, इस तरह के जो दोस्त हैं, वो फैसला करेंगे शाह महमूद कुरैशी के साथ। अगर क्या शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ को लीड करते हैं तो वो शाह महमूद कुरैशी के साथ जाएंगे, और अगर शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ को खैर बात कह देते हैं या वो भी वक्ती तौर पर पॉलिटिक्स से जो है वो तो कुछ वक्त के लिए वक्फा लेते हैं, तो फिर ये जो दोस्त हैं ये भी यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए मुल्तान के अंदर बेहद प्रॉब्लम्स हैं। ख़ास तौर पर बात की जाए तो कोई इस टाइम पार्टी दफ्तर नहीं खुला, कोई अहम रहनुमा जो है वो अपने अगर या तो वो तहरीक इंसाफ छोड़ गया तो वो अपने घर में मौजूद है, अदरवाइज जो रहनुमा है वो इस टाइम जो रूपोश है। एक इसकी मिसाल ये है कि हमारे एक दोस्त है राना सजाद हमीद साहब, रंगीलपुर से वो तहरीक इंसाफ के अच्छे रहनुमा हैं। जैन कुरैशी का इलेक्शन था तो तमाम सारा वन साइडेड हो गया था, जबकि राना सजाद हमीद जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। अब सियासी मुखालफत निकालते हुए कि राना सजाद हमीद साहब चूँकि जब जैसे 9 मई का वाक़या वो पेश आया तो वो शहर छोड़ गए। पहले उनके भाई और भतीजे को उनको पुलिस की जानिब से उठाया गया, तो एक रुकन सूबाई असम्बली के तहरीक नून लीग के साबिक रुकन सूबाई असम्बली की, उसके ऊपर जो है उनके भतीजे को छोड़ दिया गया, मगर भाई उनका ताहाल जो है वो गिरफ्तार है। और वो एक प्राइवेट बिस्किट फैक्ट्री के अंदर वो बेचारा जो है वो अपनी जॉब करता है, 18 से 20 हज़ार उसकी सैलरी होगी, और वो बेचारा इस टाइम जेल के अंदर तकरीबन 1.5 महीने से 9 मई के वाक़े के बाद से जो है वो उस वक्त से वो जेल के अंदर मौजूद है बगैर किसी कसूर को। तो ऐसे बहुत से बेगुनाह लोग भी इस टाइम जेलों के अंदर मौजूद हैं इन वाक़यात की, और अभी तक वो रिहा नहीं हो सके, और वो रिहा नहीं हो रहे हैं, और उनका सियासत से भी दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। उनके कोई फैमिली मेंबर पॉलिटिक्स में था या तहरीक इंसाफ में था, तो अगर वो हाथ नहीं आ रहा तो उसके मतलब मद्दे मुकाबिल जो उसके घर से किसी न किसी को उठाया जा रहा है। तो ये हुकूमत से भी और डीसी से भी और सीपीओ साहब से भी ये रिक्वेस्ट भी है उनके बिहाफ पर कि ऐसे जो लोग हैं जो कि अपनी जिस तरह खान साहब ने कहा कि दाल रोटी करने में मसरूफ़ होते हैं और उनका पॉलिटिक्स से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, मगर उनको एक सियासी मुखालफत के तहत उठाया गया, तो उनको भी जो है वो फौरी तौर पर आज़ाद करना चाहिए ताकि जो है वो वापस अपनी ज़िंदगी की जानिब जाए। लोगों के हालात पहले ही बहुत ख़राब है, और ऐसा तबका जो कि तीसरे दर्जे का कारकुन था, जो कि अपनी एक मोहब्बत रखता था एक ख़ास जमात से, और वो एक वर्कर रहा था जो कि इन वाक़यात में मुलव्वस नहीं था, उन्हें सियासी मुखालफत की बेस पर उनके नाम डलवाए गए, खवातीन हो गई, उनके नाम डलवाए गए, तो उनको देखना चाहिए। ये एक सवाल जब सीपीओ साहब से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ तो सीपीओ साहब ने इसका बड़ा प्यारा जवाब दिया कि हमने फैसला किया है कि हम किसी भी सियासी रहनुमा के कहने पे किसी का नाम शामिल नहीं करेंगे, उनके कहने पर किसी को आज़ाद तो कर देंगे, रिहा तो कर देंगे। वो बात समझ आती है कि एफिडेविट लिया जाएगा कि वो उस वाक़े में मुलव्वस नहीं थे, वो अपनी वो सफाई देंगे और वो आज़ाद होंगे, ये तो समझ आती है। मगर सीपीओ साहब की ये भी एक अच्छी बात थी कि उन लोगों का कम से कम किसी के कहने पर जो है वो नाम शामिल नहीं किया जाएगा, मगर जिनके नाम पहले शामिल किए गए तो उस पर भी गौर करना चाहिए और उनको भी रिहाई उनके अमल में आनी चाहिए। जी, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी हमारे जैसे तहरीक इंसाफ के हवाले से, उसके साथ ही जमात इस्लामी के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि उनका जो इंतखाबी कन्वेंशन हुआ है उस हवाले से बताइएगा कि जो सिराजुल हक साहब का खिताब है, क्या उन्होंने कहा? हाँ बिल्कुल, आपके तो फेवरेट हैं सिराजुल हक साहब। ऐसे ही है, मगर हम सुनना खान साहब को चाह रहे थे, मगर सवालात के बुछाड़ मेरे ऊपर किए हुए हैं, इसी में खास वजह है। नहीं, मैं उनको साथ साथ आप कंटिन्यू रखूंगी। अच्छा, कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। हाँ। जमात इस्लामी का बिल्कुल जो इंतखाबी कन्वेंशन था वो आर्ट्स काउंसिल के अंदर हुआ, और जनूबी पंजाब भर से जो सिर्फ और सिर्फ जो उनके टिकट होल्डर्स थे कौमी और सूबाई इंतखाबात के,
उनको बुलाया गया था। जो इंतखाबी कन्वेंशन था उससे सिराजुल हक जो कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है वो उन्होंने खिताब किया और उस सूरत हाल में किया कि जब उनके ऊपर बलूचिस्तान में भी हालिया हमला हुआ था तो उनको खुदकुश हमला जो हुआ था उसके बावजूद उनको कहा गया हुकूमत की जानिब से भी और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कि अपनी सरगर्मियाँ महदूद करें और अपनी जो हिफाजत का इंतज़ाम ज़्यादा मौसर बनाए। तो इसके बावजूद जो है उन्होंने आर्ट्स काउंसिल के अंदर एक पब्लिक प्लेस के अंदर और एक बिल्डिंग के अंदर जो है वो जलसे से खिताब किया, कन्वेंशन से खिताब किया। दूसरे अहम रहनुमा जो थे लियाकत बलोच थे जो कि नायब अमीर हैं जमात इस्लामी के और उनकी जानिब से भी खिताब किया गया। तो वहाँ पर जो है कारकुनान को टास्क दिया गया कि जनूबी पंजाब से वो समझते हैं कि 10 लाख वोट जो है वो जनूबी पंजाब से तराजू के निशान पर उन्होंने जमा करने हैं और आम इंतखाबात के हवाले से उनका कहना है कि 50 लाख वोट जो है वो जमात इस्लामी चाहती है कि वो तराजू के निशान पर हासिल करें। और साथ साथ जो सिराजुल हक का एक जुमला था कि पुराने अंडों को नई टोकरी में डाला जा रहा है, तो ये एक ऐसा जुमला था जो कि एक मुल्की सतह पर इस जुमले को बड़ा पसंद किया गया कि उन्होंने एक ये ऐसा जुमला बोला जो कि नई एक सियासी जमात के लिए उनका एक तबसरा था। तो मजमूई तौर पर उनका जो यूथ कन्वेंशन था वो कामयाब रहा हाज़िरी के लिहाज से भी और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी ने जनूबी पंजाब के अंदर 80% जो है वो अपनी जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर अपने उम्मीदवार मुकम्मल कर लिए हैं। राव ज़फ़र जो थे जमात इस्लामी जनूबी पंजाब के अमीर जो हैं उनकी जानिब से अपना एक रोड मैप भी दिया गया कि अगर उनकी हुकूमत आती है उनको मौका मिलता है तो वो उसके अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो उनकी जानिब से एक बड़ा प्यारा बात वहाँ पर की गई। उनका कहना था कि उनकी जो टीम है वो कहती है कि राव साहब आपने जो अपना मंशूर बनाया है जो आपने इलेक्शन के बाद के जो है उसके अंदर आपने हस्पतालों के लिए जो है वो बजट कम किया है। आपको चाहिए कि आप अस्पतालों की बिल्डिंग्स बनाएं और अस्पताल आबाद करें। उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला कहा कि मैं अपने दोस्तों को कहता हूं कि मेरा बस चले तो मैं हस्पतालों को मस्मार कर दूं, मैं तफरीही मकामात बनाऊं, मैं सेहत के लिए ज़्यादा काम करूं ताकि अगर हमारी तफरीही मकामात अच्छे होंगे, हमारी खुराक अच्छी होगी तो हमें इन अस्पतालों की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो ये एक अच्छी सोच है, इस पर भी हुकूमत को अमल दरामद करना चाहिए कि तफरीही मकामात जो हैं उसके ऊपर भी ख़ास तौर पर काम करना चाहिए, सियाहत को फरोग देने। देखिए अच्छा, हम मुल्तान के हवाले से भी बात करें हमारे कुछ 100-200 किलोमीटर पर हमारा फोर्ट मंडू मौजूद है। आप देखें अगर आप वहाँ भी जाएं तो वो एक बड़ा एक खूबसूरत इलाका है वहाँ पर, मगर उसको डेवलप उस तरीके से नहीं किया गया। हाँ। अगर फोर्ट मंडू को डेवलप किया जाए, अच्छे आपको होटल्स मिले, आपको अच्छे जो है वो पॉइंट्स वहाँ बना दिए जाए तो यहाँ की एक जो बड़ी बेल्ट है आप देखते हैं कि मरीज आते हैं लोग मतलब 5 से 6 हज़ार गाड़ियों की गुंजाइश है मरी के अंदर अगर देखा जाए तो, मगर वहाँ 1 लाख से ज्यादा भी गाड़ी चली जाती है। अगर इस खित्ते को और इस फोर्ट मंडू को अगर आप बना देते हैं तो एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो अपने सियाती मकाम फोर्ट मंडू तक महदूद हो जाएगी, जिसकी वजह से मरी बेल्ट पर भी जो है वो प्रेशर कम होगा और यहाँ भी सियाहत जब आएगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और अच्छी सूरत लोगों के पास रोजगार आएगा तो यहाँ की हालात भी बेहतर होगी और यहाँ टूरिज्म फैलेगी, यहाँ के लोगों का कारोबार करने में भी वहाँ पर आसानी होगी। तो खास तौर पर पंजाब हुकूमत को इस बारे में फोर्ट मंडू के हवाले से खसूसी तौर पर काम करने की जरूरत है। जमात इस्लामी के मंशूर है वहाँ आसानी से आ जा सकते नहीं, अब तो अभी भी आसानी से ही आ जाते थे। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर जो पहले जो हालात थे कि पहले आप सोचें कि फोर्ट मंडू जाना एक बड़ा ख्वाब होता था, बड़ा मुश्किल काम था, मगर अब आप फोर्ट मंडू पहुंच जाते हैं और वहाँ पर रोड्स अच्छे हैं, स्टील पुल्स जो बनाए गए हैं वो एक अच्छा है, मगर उसके बावजूद भी वहाँ पर काम करने के लिए बहुत गुंजाइश है। अच्छे फूड रेस्टोरेंट्स की ज़रूरत है, अच्छे होटल्स की ज़रूरत है, जो सियाही जो मकामात हैं सियाहत के हवाले से उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है और उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं, मौसम की बात हो रही थी पहले कि मौसम शदीद गर्म है, इसे अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, टुडेज वेदर। सुहीरा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। सुहीरा से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है?
आसमा, अगर मुल्तान शहर के मौसम का आपको अहवाल बताऊं तो आज मुल्तान का मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहेगा। हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है और आज सूरज सुबह से ही अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और शहरियों को सूरज का सामना जो है वो करना मुश्किल लग रहा है क्योंकि गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। सुबह का वक्त है, हवा तो चल रही है लेकिन धूप तेज़ होने की वजह से गर्मी महसूस की जा सकती है। आज शाम के वक्त जो है वो गर्द आलूद हवाएं चलने के इम्कानात हैं। अलबत्ता आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश बरसने का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 30.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो वो आज 60% रिकॉर्ड किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया सुहीरा आपका। और इस तरह सुहीरा बता रही थी मौसम जो है वो वाकई इस टाइम शदीद गर्म है। अच्छा, पहले जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा था मौसम की समझ नहीं आ रही थी, जून बड़ा ठंडा चल रहा था, अब ये जून बता रहा है कैसे जून में हूँ यहाँ पर। अच्छा जी, इसके साथ ही मरियम नवाज के जलसे के हवाले से भी आपसे बात कर लेते हैं, कैसा रहा? बड़ा ज़बरदस्त था। आप तो कहेंगे ज़बरदस्त था। वहाँ के बड़े अपना जो है वो मेरे ख्याल में जनूबी पंजाब का एक जो शुजाबाद एक छोटी तहसील है, तो उसमें जाके इतना बड़ा जलसा करना और जो है वो ऐसे तो उसकी मकबूलियत का अब देखने के जो है। और वैसे भी जो है वो जो मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो क्राउड पुलर है। वो जहाँ पे उनका होता है तो वो क्राउड खुद ब खुद भी उनको काफ़ी ज़्यादा उनकी एक अपनी एक वो है और उनको वो क्राउड देखने को भी आता है और उनको सुनने भी आते हैं। तो लोग खुद ब खुद निकलते हैं। तो कोई इस तरह का कोई वो कहीं पे भी कर रहे हैं पाकिस्तान में जाकर तो जलसा बड़ा कामयाब हो जाता है। अच्छा, जिसने अभी मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल हमारी इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो आप क्या समझते हैं जो नून लीग है उनका क्या लाहे अमल होगा? क्योंकि इस टाइम हम पीपल्स पार्टी को भी देखें तो वो भी बड़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है, उसकी भी अब एक्टिविटीज़ जो है उनकी भी बढ़ गई हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस मैं तो अपना जो है वो ये कहूँगा कि देखें, जब एक चीज़ मखलूत जब हुकूमत होती है तो उसमें लाजमी उसमें मसाइल होते हैं। जब घर में आप किसी घर में भी होते हैं तो उसमें जब 2-3 फैमिलीज इकट्ठी हो जाती हैं तो उसमें किसी न किसी चीज़ पे कोई ना कोई चीज़ ऊपर नीचे इख्तलाफ आ जाता है। तो उसमें ये है कि अपना पीपल्स पार्टी के बारे में तो मैं कोई ऐसे बात नहीं करूँगा क्योंकि इस टाइम वो हमारे साथ वो गवर्नमेंट में बैठे हैं। लेकिन ये है कि अपना जो है मुस्लिम लीग नून की जो है वो पूरी कोशिश है। और आपको पता है जो अपना शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले हैं, ब्यूरोक्रेसी से उन्हें काम लेना आता है और अपना जो है वो अल्लाह करेगा कि उनका फोकस तो यही है मुस्लिम लीग नून का। जो हमारी गवर्नमेंट है, हम अक्सर जब बैठते हैं अपनी पार्टी के अंदर, जब भी बात होती है मौका मिलता है तो हम यही कहते हैं कि जी आप अपना वोट बैंक के लिए कोई ऐसे इकदाम करें वोट। लेकिन पार्टी का जो हमें लीडरशिप की तरफ से मैसेज आता है वो कहते हैं वोट बैंक को छोड़ें, मुल्क को देखें। हमें अभी फैसले वोट बैंक को अभी रहने दें लेकिन हमें कुछ ऐसे फैसले करने दें जिससे मुल्क बच जाए, रियासत बच जाए। तो वो बात है कि अगर रियासत है तो सियासत है, या मुल्क है तो पार्टीज हैं, या हम सब हैं। तो उसमें यह है कि अपना पूरी कोशिश है कि जो है वो किसी तरह से जो अपना मुल्क है उसको किसी तरह से ट्रैक पे लेके आएँ और उसको जो है वो हम अल्लाह करे अच्छा उसको। आप भी अपने हल्के से उम्मीदवार हैं? जी बिल्कुल। टिकट मिलेगी? नहीं, मेरा तो ये है कि हमारा तो वो अबाई हल्का है। मेरे वालिद साहब उधर से पहले इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने 14,000 की लीड से वो जीते थे। तो उसमें ये है कि वो बल्कि अबाई तो नहीं बल्कि हमारा अबाई हल्का तो मेरे वो अंदरून का है, किड़ी जमंदा का है इधर से। लेकिन मेरे वालिद साहब भी यहाँ से पहले इलेक्शन लड़े थे तो वो फिर अंदर चले गए थे खुनी भूज वाली साइड पे। तो ये बेसिकली मेरा अपना यहाँ पे ननियाल है सारा। अच्छा। तो ये है कि ये अबाई तो नहीं लेकिन अबाई भी हो गया। तो इसमें यह कि टिकट मिले ना मिले मैं कोई टिकट पे डिपेंड नहीं कर रहा। हमारा अपना वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा हमारा वर्क भी है और हमें लोग वहाँ पे बड़ा वो लाइक भी करते हैं और हमें बड़ा
हमारी खिदमत भी है लोगों के लिए, और मैं भी बड़ी खिदमत कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो मुझे टिकट का कोई इतना वो नहीं है कि टिकट मिले या न मिले मैं इलेक्शन। अच्छा, आप सियासत में, इलेक्शन में आप हिस्सा नहीं लेना चाहते? मैं लेना चाहता हूँ फिर, लेकिन मैं टिकट की बात करूँ कि अगर पार्टी टिकट नहीं भी देती तो मुझे वहाँ पे, मुझे अल्लाह का शुक्र है, मुझे इतना है कि मैं वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर जाऊँगा, और मैं उसको अपना जो है वो कोशिश करेंगे कि पार्टी टिकट दे, और अपना जो है वो एक एजाज़ की बात होती है। लेकिन ये कि कभी कभार होता है कि पार्टी, कभी कभार कुछ कैंडिडेट्स के साथ ऐसा हो जाता है जो डिजर्विंग भी होते हैं, लेकिन पार्टी की एक अपनी वो होती है, उसमें मैं कोई अभी तो नहीं कह सकता कि जब तक एक चीज़ मुझे मेरे पास होगी तो मैं उसको वो कर सकता हूँ। जी, तो मैं इतनी। आप क्या देखते हैं आपके हल्के में क्या क्या मसाइल है? मेरे हल्के में तो बहुत मसाइल हैं, वहाँ सीवेज नहीं है, और अपना जो है बड़ा वहाँ साफ़ पानी का बड़ा मसला है, प्लांट्स लगने वाले हैं, साफ़ पानी का बड़ा इशू है बड़ा वहाँ पे, रोड्स का नेटवर्क का बड़ा मसला है, तो बड़े मसले हैं वहाँ पे बहुत। हालांकि देखें कि जब ये अपना गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे तो उनके बेटे वहाँ से इलेक्ट हुए थे ज़मीनी इलेक्शन में, उनका हल्का था। शाह महमूद साहब के बेटे वहाँ से MNA रहे हैं, और सारे बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उधर किसी ने काम नहीं किया, सही, उधर किसी ने कोई खातिर कोई वहाँ पे। अलबत्ता गफ़ार डोगर साहब के जो टेन्योर था उसमें वहाँ पे हमारा जो मेरा जो हल्का है उसमें डेवलपमेंट हुई है, हालांकि वो एक MNA थे जस्ट, उनके पास कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं था, लेकिन उन्होंने वहाँ फंड्स लगाए हैं, और जितनी भी थोड़ी बहुत बिजली पे भी काम हुए हैं वो उनके टाइम में, अदरवाइज और किसी टाइम में नहीं हुआ। सही जी, मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, इसके साथ ही जुनेद आपसे जानेंगे, इस टाइम हम तहरीक इंसाफ हकीकी के चेयरमैन का जो दावा है उस हवाले से बताइए कि 50,000 कारकुनान जो है उसमें अब तक रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं। बिल्कुल, 9 मई के वाक़े के बाद जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान गिरफ्तार होना शुरू हुए, और उस सूरत हाल में गिरफ्तार हुए कि जब लीडरशिप मुकम्मल तौर पर या तो गायब हो चुकी थी या पकड़ी गई थी, तो कारकुनान का कोई पुरसाने हाल नहीं था। ऐसी सूरत हाल में मुल्तान के एक नौजवान ने, जो कि तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, कोई 12 साल से तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ हकीकी की बुनियाद रखी, और उस तहरीक इंसाफ हकीकी का जो यकनगाती पहला एजेंडा था कि हम उन अपने पार्टी कारकुनान को, तहरीक इंसाफ के उन कारकुनान को आज़ाद करवाएं जो कि पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस नहीं है। तो उन्होंने इस हवाले से लिस्टें तैयार की, अपनी अलहदा पार्टी रजिस्टर करवाई, और उन्होंने उन फैमिली से रब्ता किया और उनका डाटा इकट्ठा करना शुरू किया। तो राव यासिर जो कि इस वक्त चेयरमैन है तहरीक इंसाफ हकीकी, उनका कहना है कि उनको काफ़ी हद तक जो है वो कामयाबी भी मिली, और उसके बाद अब तक जो है उनका कहना है कि 50,000 के करीब जो उनकी वेबसाइट पर है वो उनको लोगों ने ज्वाइन किया है, उनकी मेंबरशिप फॉर्म फिल किए हैं, और इस वक्त उनकी तादाद जो है वो 50,000 के करीब हो गए। राव यासिर का यही कहना है कि तहरीक इंसाफ को हमने 12 साल जो है वो अपनी ज़िंदगी के दिए, और जबकि उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ अपने मकसद से हट गई। नौजवानों का नारा लगाया गया, मगर तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी भी नौजवान को टिकट नहीं दी गई। मुल्तान की वो बात करते हैं कि सिर्फ इस्तेमाल किया गया। ऐसी सूरत में उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ हकीकी की बुनियाद रखी, और उन नौजवानों को वो अपने साथ शामिल करना चाहते हैं, और उन नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जो कि तहरीक इंसाफ से जो मायूस हो चुके थे, जो कि सियासत छोड़ना चाहते थे, मगर वो चाहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ हकीकी के प्लेटफॉर्म से अपनी जिद्दोजहद करें और पाकिस्तान की सियासत में दोबारा आएँ। और उनका कहना है कि हम सिर्फ नौजवानों को जो है वो प्रमोट करेंगे। जी, अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पार्टी के हवाले से, कोई बात करना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? मैं तो ये तो इस पार्टी का तो मैं इसके बारे में इतना नहीं, क्योंकि ये तो अभी कई पार्टियां बनती हैं रोज़ाना, कई टूट जाती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर थोड़ा सा अपना कमेंट करना चाहूँगा। उसका मैं यही कहूँगा कि जो अपना जुनेद भाई ने बात की, तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है, और जो है वो तहरीक इंसाफ ने सिर्फ लोगों को जो है हमारे मुल्क में देख लें कि अखलाकियात का जितनी भी न्यू जनरेशन थी उसका जितना अखलाकियात का इन्होंने बेड़ा गर्क किया। उनको किस अब सोशल मीडिया पे एक टाइम पे इतनी तूफ़ान बदतमीज़ी होती थी कि अगर आपने एक छोटा सा कोई पोस्ट लगा दी है, अपना जो है वो कोई अपना कर दिया, तो इतने वो अपना लोग पर्सनल हो जाते थे PTI के, और पता नहीं किस तरह की इनकी
इनकी जो तरबियत थी, मुझे सिर्फ उस पर थोड़ा सा इतराज़ था कि अपना जो है वो खान साहब ने जो अपने वोटर्स हैं या अपने जो उनको जो फॉलो करने वाले हैं या जो उनको वो करते हैं, उनकी तरबियत सही नहीं की। उसकी का नतीजा आज इन्होंने अपना जो है वो ये आज उठा रहे हैं। बाकी मैं अपना जो है वो आपके चैनल के उससे तवज्जो से बस मैं लोगों को यही अपना जो है पाकिस्तान के जो हमारे जितने भी अपने दोस्त हैं, भाई हैं, शहरी हैं, उनको यही कहूँगा कि अपनी अखलाकियात बुलंद रखें, सबकी इज़्ज़त करें। हम सब एक हैं। पार्टियां आती जाती रहती हैं, सियासत ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन ये है कि अपना जो है वो हमने एज अ कौम बनना है और एज अ कौम हमने लोगों की खिदमत करनी और एक दूसरे के काम आना है, जो हमारा मकसद है पैदा होने का। वैसे तो सियासत के हवाले से तो यही बात की जाती है कि सियासत एक इबादत है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग करें। जो हमारे मसाइल हैं, क्योंकि अब एक आम बंदे का इस तरह गुजारा करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी जैसे ईद आ रही है, तो ईद के हवाले से हम देखें तो लोगों की बहुत मुश्किलात बढ़ रही हैं, क्योंकि इस दफ़ा तो जानवर भी बड़े महंगे होंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें आपकी थोड़ी सी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा ये आपको ऐड करना चाह रहा हूँ कि अब ये जो 9 मई का जो वक़ूआ हुआ है, उस पर आप ये देख लें कि मैं खुद भी सोशल मीडिया को यूज़ करता हूँ, मैं खुद भी उस पर हूँ, और हमने कभी भी किसी भी इनके ये पकड़ हुई है, इनके पकड़ धकड़ हुई है, जो भी हुआ इनके साथ, हमने कभी भी मैंने नहीं देखा किसी नून लीग के किसी ने 99% नून लीग के किसी पार्लियामेंटेरियन ने, किसी वर्कर ने, किसी ने कोई इमरान खान के इस चीज़ को हमने कोई इस चीज़ पे सियासत करने की कोशिश की हो, बल्कि कुछ दोस्तों को हमने यही देखा है कि हमने काफ़ी दोस्त अगर कोई मुश्किल में थे तो हमने उनका साथ दिया इस टाइम में, हमने उनके साथ हम खड़े हुए। तो यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं या पीटीआई के जो अच्छा, अब ये वो वक्त भी नहीं है। आप हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के बारे में सोचें, और जितनी भी इस टाइम जमातें हैं, जिस टाइम पार्टीज हैं, हमारे जो इस टाइम हुक्मरान हैं, उनको सोचना चाहिए कि इस टाइम हमने अपने मुल्क को किस तरह निकालना है, बजाय कि आप एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग गेम जो हमारी चलती है कि हमने अपना किया उठाया दूसरे पे डाल दिया और इस तरह दूसरे से तीसरे पे डाल दिया। तो जब ये चीजें हम करते रहेंगे तो हमारा मुल्क तो तरक्की और खुशहाली की तरफ जा ही नहीं सकता। हम पीछे हैं। हाँ। अब देखिए हमारे नेबर्स कहाँ से, बांग्लादेश कहाँ पहुंच रहा है और इंडिया कहाँ जा रहा है, और अपना हमारे नेबर्स ईरान कितनी तरक्की कर रहा है, अफगानिस्तान देखें हालांकि कितना वो उधर जंग रही, वो भी जो है वो, लेकिन वही बात है कि हम ये ब्लेमिंग गेम में हम सारी जिंदगी लगे रहे और हमने अपने मुल्क के लिए हमने कुछ भी नहीं सोचा। बिल्कुल ऐसी हो, बहुत ज़रूरत है इस टाइम की, जहाँ पर हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, उनमें रिलीफ मिलना चाहिए ताकि एक आम बंदा जो है वो सर्वाइव कर सके। जो है हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, हम अपने मेडिसिन की बात करते हैं कि इस टाइम मेडिसिन अवेलेबल नहीं हैं, अगर हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। अगर हम बात कर लें कि हमारी तालीम के हवाले से, तो तालीम के हवाले से हमारी यही चीज़ें रहती हैं कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसको अभी तक ठीक नहीं किया जा रहा, उसमें भी अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपडेट करने की ज़रूरत है। ये जब तक मसाइल हमारे बेसिक चीज़ें हम जब तक उसमें हमें रिलीफ नहीं मिलेगा, शायद हम आगे फिर जो है ना वो नहीं बढ़ सकेंगे। जो हम मसाइलों में फंसे हुए हैं ना, हम चीज़ें में फाइनेंशियली जो है वो हर बंदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो वो फिर हमारी चीज़ें कभी भी हम लोग आगे तरक्की की तरफ नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, इसके साथ ही कल जो है सीएम पंजाब ने भी जनूबी पंजाब के हवाले से बात करें, मुल्तान में उनका दौरा था और हॉस्पिटल्स के हवाले से भी बात हुई, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जुनैद? वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो है वो कल दौरा मुल्तान पर थे। ख़ास तौर पर सेहत के हवाले से उनका दौरा मुल्तान अहम था कि उनके निस्टर 2 हो, कार्डियोलॉजी हो और दीगर जो मंसूबे हैं उनका उन्होंने जायज़ा भी लिया और साथ साथ उन्होंने काम में तेज़ी लाने का भी कहा। ख़ास तौर पर मुसाफिर खाना जो है निस्तर का, उसके हवाले से उन्होंने काम। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं।
उनका तारुफ करवा दूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हम्माद हसन मिर्जा साहब, जो कि डीएस रेलवे मुल्तान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो बहुत ही हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जी। आज सलमान हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, एक तो हम आपको बता दें कि आज जो डीएस साहब से बात होगी वो हमारी होगी जी, आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे। इस हवाले से इनसे बात करेंगे कि ये दिन क्यों मनाया जाता है और इसमें किस तरह जो है अवेयरनेस दी जा सकती है लोगों को, लोगों के क्या क्या मसाइल हैं। रेलवे के हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है आईटी के हवाले से बात होगी। इस टाइम के हम लोग आईटी में कितनी तरक्की कर रहे हैं, मजीद इसमें कितनी बेहतरी लाई जा सकती है, किस तरह मुल्क में स्टूडेंट्स के हवाले से तरक्की और खुशहाली की तरफ हम जा सकते हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे, हम थोड़ा सा पहले हम इस डे के हवाले से बात कर लेते हैं सर से। सर, ये डे जो है वो क्यों मनाया जाता है और कितना ये ज़रूरी है? जी, थैंक यू अस्मा फॉर गिविंग मी द टाइम कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे आऊँ और लोगों को अवेयरनेस दूँ। थैंक्स फॉर दैट योर मैनेजमेंट टीम एज वेल। ये जी इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे है और प्रेस पार्ट है, प्रेस पासिंग डे कहते हैं इसको। इसमें पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। 2010 से ये स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान में ये आज पहली दफ़ा मनाया जा रहा है। और ये एजाज़ भी जनूबी पंजाब को, मुल्तान को हासिल है कि मुल्तान में इस दिन का आगाज़ किया गया है पाकिस्तान में पहली दफ़ा जी। मैं बताता चलूँ कि पूरी दुनिया के थिंक टैंक्स तकरीबन 28 ममालिक थे 2010 में। उन्होंने सोचा कि ऐसे SOPs बनाने चाहिए कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें पब्लिक में, ताकि जो लोग रेलवे फाटक क्रॉस करते हैं, वो गाड़ी वाला है, वो पैदल चलने वाला है, वो कमर्शियल व्हीकल वाला है, उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाए, उनमें अवेयरनेस बताई जाए। क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इश्यूज़ है। आप ट्रेनों के हादसा देखते हैं, गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, फिर लोगों खुदकुशी करते हैं। कोई अगर आपके ट्रैक पे लोग जा रहे हैं हैंड्स फ्री लगा के, मोबाइल लगा के, तो ट्रेन को हॉर्न नहीं आता, उनकी डेथ्स हो जाती हैं। तो उस हवाले से इसकी अवेयरनेस की जाती है। तो 2023 में अभी मैं वॉक करके आ रहा हूँ लक्कड़ मंडी फाटक के पास। हमने एक पूरा CTO साहब को, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिस वालों को इनवाइट किया हुआ था। हमने एक डेमोन्स्ट्रेटेड वॉक की है, उधर पम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ताकि ये अवेयरनेस जाए कि हमने अपने प्यारों का और अपने एसेट्स का, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, और रेलवे एक कौमी महकमा है, तमाम लोगों का है, आवाम का महकमा है। तो जो रेलवे का एसेट्स तबाह हो जाते हैं इस हादसे की वजह से, उनको बचाया जा सके। और उसके हवाले से आज आगाही का आलमी दिन है। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ, आज पोलैंड वार्सा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके ऊपर स्टेक होल्डर्स बैठेंगे और बढ़ते बढ़ते इसमें ममालिक की तादाद इस वक्त दुनिया के 65 ममालिक हैं जो कि इस दिन को मना रहे हैं जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड जी। सही। अच्छा, इसमें वजीर भी आपसे जानते हैं, सलमान से भी बात करते हैं। सलमान, आपकी जर्नी के हवाले से सबसे पहले तो जानेंगे कि कैसी रही? भैया बेसिकली आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, तो बड़ी फेस की। और मैंने अपनी एजुकेशन जो इनिशियल है वो BZU से पूरी की है और CS किया वहाँ से। फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर आया। तो बेसिकली उस वक्त सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है ना वो अपनी ग्रो कर रही थी, अभी पूरी तरह फ्लोरिश नहीं थी। तो आस्ता आस्ता जो है ना अब तो पूरी वर्ल्ड वाइड जो है इसका स्कोप बड़ा एमिनेंट है कि जी सारों को अब ज़रूरत है इसकी अफादियत और इसके जो भी चीज़ें हैं उससे किसी को बईद नहीं है। हमारे हमसाया मुल्क में देख लें, मेजर जो रेमिटेंस इस वक्त आ रहा है इंडिया में वो IT एक्सपोर्ट्स के ज़रिए ही आ रहा है। और हम समहाउ कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है ना लैग कर रहे हैं स्किल्स के अंदर। जितना भी हमारी यहाँ पे एजुकेशन है वो इनिशियली सारों को ट्रेन कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल एक्सपोजर जो है ना वो थोड़ी डेफिशिएंसी है। तो मेरा जो आने का मकसद है और मुझे आपने जो मौका दिया है वो यही लोगों को बताने के लिए है कि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है और आप लोग जो है ना इसके अंदर स्किल्स की कमी है। जो लोग स्टूडेंट एजुकेशन हासिल करते हैं वो प्रॉपर इंडस्ट्रियल जो है ना ट्रेनिंग नहीं लेते, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि यहाँ पे बेरोज़गारी है। जब आप बड़ा एक क्वेश्चन करते हैं
कि जी यहाँ पे बहुत बेरोजगारी है। बेरोजगारी हमेशा वहाँ पे होती है जहाँ पे स्किलफुल लेबर नहीं होती है। हमारी इंडस्ट्री जो आईटी की इंडस्ट्री है, इसमें अगर आप स्किल हासिल कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि जी कोई ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि वो अर्न नहीं कर सकता। और मेरी अपनी पर्सनल जो जर्नी है वो डेफिनेट बात है, विजुअली इम्पेयर्ड था, स्टडी में भी डिफ़िकल्टीज़ थी, सारी चीज़ें थी। आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह इसको कोप करते गए। लोगों की तरफ से प्रेशर भी थे, सोशल प्रेशर भी थे, लेकिन उन सारों को करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो हूँ ना एक कंपनी का CEO हूँ। मेरा एक ऑफिस मुल्तान में और एक दुबई में है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट में जो है ना पाकिस्तान की जो इकॉनमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर जाहिर सी बात है जब कोई इतना अच्छा काम कर रहा हो तो उसको लाजमी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वैसे अगर एक नॉर्मल हम बंदे की बात करें तो उसको कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है, और माशाल्लाह आपने हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चले और अपनी कंपनी को भी रन कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। अच्छा, स्किल्स के हवाले से हम बात करें तो यहाँ हमारे यहाँ ये वैसे देखा जाता है कि तालीम पर तो तवज्जो दी जाती है, डिग्री पर तवज्जो दी जाती है, लेकिन स्किल्स की तरफ नहीं लाया जाता। अभी खैर इन चीज़ों को लेकर आया जा रहा है आईटी के हवाले से। आप क्या समझते हैं जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं वो इसमें किस तरह काम कर सकते हैं? जाहिर सी बात है आपने किया, आपको तो बहुत मुश्किल, आपका जो एक्सपीरियंस है वो प्लीज शेयर कीजिए। देखिए, बेसिकली हमारे अवेयरनेस की कमी है। लोगों को जो है ना पता नहीं है कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भी एक आईटी का काम कर सकता है। एक आईटी जो है ना वो बहुत सारे कंपोनेंट से वजूद में आती है। ज़रूरी नहीं है कि आईटी का एक ही एस्पेक्ट हम लें। अब आईटी हर चीज़ में आपके कवर कर रहे हैं। इसमें कोई क्लैरिकल जॉब्स भी हैं, इसमें डेवलपमेंट की भी है, इसमें टीम लीड भी है, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं। मतलब आप देखें, अगर आज आईटी है वो समहाउ क्लैरिकल, ये जो वर्चुअल असिस्टेंट्स बने हुए हैं अमेज़ॉन के, वो सारे जो है ना इसके अंदर काम कर रहे हैं। अब आपका जहाँ रहा क्वेश्चन कि जी मेरे जैसे लोग होंगे, बहुत सारे होंगे, हिडन होंगे, वो सामने नहीं आते, वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है एक आईटी का काम एक आंखों वालों का काम है। तो नॉर्मल लोग ये समझते हैं कि जनाब हम तो ये कर नहीं सकते, बट एक चीज़ के ऊपर आपने अपने फोकस रखना होता है कि अगर अल्लाह ताला एक चीज़ आपसे ले लेता है तो उसके बदले कोई चीज़ दे देता है। तो समहाउ को मेमोरी अच्छी हो जाती है, हियरिंग पावर आपकी है, और मैंने इसको खुद ऑब्जर्व किया। और हमारे पास फिर इस तरह की भी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं। मतलब आप आईफोन के ऊपर चल जाएं, एंड्रॉयड के ऊपर यूज़ करें तो वो बड़ा हैंडी होता है। आप विंडोज़ के ऊपर भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन वही करे। बैक एंड बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है। जिस तरह अब आपने एंड्रॉइड की ऐप्स को कम्युनिकेट कराना है, उसके लिए APIs की ज़रूरत हमें पड़ती है। अच्छा, इसको से कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई। जी, अच्छा, तो वो दोबारा ट्राई कर सकती हैं। हाँ, तो मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि वो हम हेयर करके बेसिकली मैं हेयर करके ये सारा काम कर रहा होता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने कंपनी को लीड भी कर रहा हूँ और मैं उसका बिजनेस आर्किटेक्चर भी हूँ। जितनी कंपनीज के जितना भी प्रॉब्लम आते हैं उनकी सारी सॉल्यूशंस हम डिज़ाइन करके देते हैं। देन हम अपने डेवलपर्स को जो है ना आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, वो उसके ऊपर डेवलपमेंट करते हैं। देन हमारे क्वालिटी एश्योरेंस वाले उसको मेक श्योर करते हैं कि उसके ऊपर जो बिजनेस लॉजिक बनाई गई है उसके ऊपर पैरामीटर्स पूरे हैं कि नहीं है, और उसके बाद हम फिर इसको मार्केट के अंदर जो है ना डिप्लॉय करवाते हैं। तो ये काफ़ी टायरसम जर्नी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह पे तवक्कल रखना है, और इसके बाद आप आगे चलते जाएंगे। तो हमारे लोग काफ़ी सारे जो मेरे जैसे प्रॉब्लम्स हैं वो पहले ही हौसला हार जाते हैं। और हम अभी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले भी यही बात कर रहे थे कि हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी हैं। फिर उसको जाहिर सी बात है अगर इस तरह के पर्सन हों उनको आगे लेकर आना, उनको काम उनसे लेना पढ़ना, तो वो ये इस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा करना है। लेकिन जाहिर सी बात है, कहते हैं कोई चीज़ भी जो है वो नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं है जी, बिल्कुल एग्री। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं सर, जिस तरह हम अवेयरनेस डे के हवाले से बात हो रही है, हमारे रेलवे फाटक के हवाले से बात कर लेते हैं कि इस टाइम जो है वो कितने इस पर काम हो रहा है, कितना इसके ऊपर खर्चा आता है, इसमें जो हम अनमैन्ड और मैन्ड के हवाले से बताइएगा ये क्या है, और थोड़ा सा हमारे नाजरीन को भी पता चले। जी, इसमें बताता चलूँ, मैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स उनको कहा जाता है जहाँ पे फाटक लगा हुआ होता है, स्टील के गेट्स लगे हुए होते हैं और एक आदमी मौजूद होता है जो कि उसको ट्रेन आने के ऊपर खोलता है और बंद करता है।
उस फाटक वाले को इत्तला दी जाती है, कंसर्न स्टेशन मास्टर जो करीब स्टेशन होता है वो उसको टेलीफोन करके, मैग्नेटो टेलीफोन जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके थ्रू इत्तला देते हैं। ये तो होते हैं मैन्ड। इसके अलावा अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग होते हैं जहाँ पे कोई आदमी मौजूद नहीं होता है और वो वहाँ पे रोड व्हीकल यूज़र, गाड़ी चलाने वाला, पैदल चलने वाला, कमर्शियल व्हीकल वाला खुद देखता है, इंश्योर करता है ट्रेन नहीं आ रही है तो वो ट्रैक को क्रॉस करता है। इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो है ट्रेस पासिंग का, कि जिधर रेलवे ने कोई रास्ता दिया नहीं हुआ है अनऑथोराइजली लोग क्रॉस करते हैं। कि अगर सामने हमारी फसल है, खेत एक तरफ है, दूसरा खेत दूसरी तरफ है, ये घर के दरवाजे हैं। अगर आप ट्रैवल करें मुल्तान से मुजफ्फराबाद वाली साइड के ऊपर, जितना गुंजानाबाद वो इलाका है, तो वो लोग अपने कन्वीनियंस समझते हैं कि हम अपने घर के सामने से रेलवे लाइन क्रॉस कर लें। ये थोड़ा सा अगर तकलीफ कर प्रॉपरली वे से आ जाएं तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ट्रेन का एक बहुत बड़ा मैस होता है, उसको रोकना आसान काम नहीं है। ट्रेन रुकते रुकते भी 1 किलोमीटर ले लेती है अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से आ रही है। तो उस हवाले से ये जो फाटक है ये बहुत एक डेंजरस चीज़ है, अनमेंट फाटक खास तौर पे। जो जहाँ तक आपने खर्चे की बात की, आजकल तकरीबन 20 मिलियन, तकरीबन 2 करोड़ रुपए का एक लेवल क्रॉसिंग पे खर्चा आता है। आप उसको अनमेंट से मेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ कि तकरीबन मुल्तान की डिवीजन की हदूद में हमारे 424 अनमेंट लेवल क्रॉसिंग्स हैं। इसमें से तकरीबन पिछले 5-6 सालों में तकरीबन 71 लेवल क्रॉसिंग्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मदद से, क्योंकि ये जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है कि वो अनमेंट लेवल क्रॉसिंग्स के ऊपर इंश्योर करेगा कि तमाम SOPs या उनको कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी उनकी है। तो वो जो हमें पैसे दे रहे हैं, तो तकरीबन अभी तक हम 71 वल्नरेबल लेवल क्रॉसिंग्स, जिधर बहुत ज्यादा रश होता था, जो कि जिधर हादसात भी होते थे, वो हम कर चुके हैं जी। अच्छा, जाहिर सी बात है, इसके लिए आप बताइएगा कि हमें क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, कितना इसके ऊपर जो है वो केयर करनी चाहिए, ये भी बताइएगा जी। इसके साथ सबसे पहले तो जी देखें, ये जो लेवल क्रॉसिंग्स पे आगाही का दिन है, इसका मकसद ये है कि हम ग्रास रूट लेवल से अपने जो बच्चे हैं, जो हमारे प्राइमरी में, नर्सरी में जा रहे हैं, या जो हमारे घर में जो बच्चे हैं, हम उनके अंदर ये शौर उजागर करें कि आपने जब भी फाटकों पे जाना है, जब भी आपने लेवल क्रॉसिंग्स आएगा या ट्रेन आएगा, आपने ट्रेन को जाने देना है, आपने जल्दी नहीं करनी है। तो ये चेंजेस तब आ सकती हैं। इसके अलावा जो आजकल जो टिकटॉकर्स हजरात हैं, जो ट्रेन के करीब खड़े होकर वीडियोस बनाने का शौक रखते हैं, उनको मैं सख्ती से या प्यार से आप समझ लें कि ये समझाता हूं कि आप ट्रेन के पास ना आए, क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, इसका थ्रस्ट होता है बाकायदा। आप ट्रेन के पास आराम से खड़े नहीं हो सकते हैं, आपको उड़ा के ये फेंक सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, तालीम लेने की ज़रूरत है। और आप मना करें लोगों को, जहाँ तक आपका है कि आपके बस में हो, आप बच्चों को बताएं, अपने इर्द गिर्द अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं, इसी से ये आपका मैसेज स्प्रेड होगा जी। अच्छा, आप क्या देखते हैं इस टाइम, अगर हम फाटक के हवाले से बात करें कि 2022 में जो है वो कितने टोटल जो है वो हादसात हुए हैं? जी, 2022 का बड़ा अलार्मिंग नंबर है जी। तकरीबन हमारे पास जो ट्रेस पासिंग के हवाले से तकरीबन 125 के करीब हादसात हुए हैं, और उसमें से मैं आपको बताता चलूं कि 100 से ज़्यादा लोगों की अमवात हुई हैं 2022 में। और जो फाटकों के ऊपर जो एक्सीडेंट्स की शरह है वो तकरीबन 5 है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ज़्यादा जो ट्रेस पासिंग हैं, जो लोग ट्रैक्स के ऊपर चलते हैं, वो अपना प्ले ग्राउंड समझ के खेल रहे हैं, उसके ऊपर चल रहे हैं, ट्रेन्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं। और आज के दिन का स्लोगन भी ये है मैडम कि आपका जो ट्रैक्स हैं आर फॉर ट्रेन्स, कि ये जो पटरियां हैं ये ट्रेनों के लिए हैं, ना कि पैदल चलने वालों के लिए आरामगाह है या तफरीह का सामान है। तो ये जो मैसेज है ट्रैक्स आर फॉर ट्रेन्स, इसको हमें वाइड स्प्रेड करने की जरूरत है जी। सही। और बाकी ना ये तो हमारे यहाँ देखा जाता है ना कि अमूमन लोग जो है बाइक जो है वो लेकर जा रहे होते हैं। अच्छा, ट्रेन बिल्कुल नजदीक होती है, लेकिन उसके साथ ही वो समझते हैं कि हम ना बहुत ही जल्दी से, तेजी से अपना बाइक गुजार के और हम चले जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसी तरह हादसात का शिकार हो जाते हैं, उनका इसी तरीके से जो है वो जान की बाजी हार जाते हैं। फिर बच्चों का नहीं पता चलता, आपके इर्द गिर्द जाहिर सी बात है घर होते हैं, तो
तो बच्चे खेल रहे होते हैं तो बच्चों का भी नहीं पता चलता, और वो ट्रेन का क्योंकि आपको नहीं आइडिया होता और बच्चे खेल में मसरूफ होते हैं, तो मोस्टली हम देखते हैं कि वो पटरियों पर ही जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनके ऊपर ही खेल रहे होते हैं। कल एक इसी तरह एक छोटे बच्चे की डेथ हुई है ग्रास मंडी फाटक के पास, तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है। हाँ। अपने बच्चों को ट्रेन की तरफ, ट्रैक्स की तरफ ना जाने दें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। ये हर घर का मसला है और हमें अब पूरा ये मैसेज हर घर में डिलीवर करना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है कि जरूरी अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, आप अपना भी ख्याल रखें। जान जो है वो आपकी जो जिंदगी है वो बड़ी कीमती है, बिल्कुल, तो उसका ख्याल रखना जरूरी है। अच्छा, इसके साथ ही सलमान आपसे जानेंगे हम इस टाइम अगर हम बात करें जिस तरह हमारी इकोनॉमी की हवाले से इस टाइम जो सूरत हाल है, हमारी मईशत का बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है, आईटी उसमें अपना किस तरह किरदार अदा कर सकता है, किस तरह हमारी मईशत बेहतर हो सकती है, इस हवाले से बताइएगा। आसमा बात ये है कि इस वक्त आप जो फाइनेंशियल क्रंच टाइम हमारे ऊपर चल रहा है, हाँ। तो आपने पिछले एक साल में पूरा देखा या पिछले कुछ अरसे में देखा कि हमारी एल खुल रही थी, अब तो खैर सॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन ये बेसिक प्रॉब्लम ये है कि रॉ मटेरियल जब नहीं आता ना तो वो आ जाता। लेकिन आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें स्किलफुल लेबर आपकी डायरेक्ट रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर ला सकती है। उसके लिए एनवायरनमेंट ये हमारे लिए साजगार बनाई जाए, हमें इंटरनेट के कोई इश्यूज़ ना आए, हमारे जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बेनिफिट्स दिए जाएं, और स्किल दोबारा मैं ये एम्फसिस दूंगा कि स्किल जनरेट करने में गवर्नमेंट हमारे साथ सपोर्ट कर भी रही है, लेकिन बेसिकली जो इंटरनेशनली लोगों को चाहिए वर्क मोमेंटम, जिस क्वालिटी का काम चाहिए उसकी अवेयरनेस के लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट होना बहुत ज़रूरी है। ये हम सबसे ज़्यादा लैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक मेजर पोर्शन जो दुनिया में हम अपना रेमिटेंस जनरेट कर सकते हैं वो लूज़ कर रहे हैं। और ये जो इस वक्त आप ये देखें कि साउथ पंजाब के अंदर तो ये ख़ास तौर पे प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ से जितनी भी अपना है ना इंस्टीट्यूट्स वो एजुकेशन दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल लिंकिंग बहुत कम है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इससे कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन उस एजुकेशन को लेके हमने स्किल में और उनको एक्सपोजर देना है। ये बिल्कुल वही मिसाल है कि एक MBBS डॉक्टर 5 साल स्टडी करता रहता है, लेकिन हाउस जॉब जब नहीं करता तो वो प्रोफेशनली इतना कॉन्फिडेंट या साउंड नहीं होता जब तक वो अपनी नहीं रह सकता। तो मेरी भी जो परसेप्शन है, क्योंकि मैं पिछले 16 साल से इस इंडस्ट्री से और हूँ भी साउथ पंजाब के अंदर, इनिशियली तो रिसोर्सेज का हमें इशू बहुत रहा, अब कम ये सॉर्ट आउट हो रहा है। तो जो ही ये चीज़ होगी तो देखें आपके 2 इश्यूज पाकिस्तान के सेटल होती हैं। एक इश्यूज पे लाजमी हम सलमान बात करेंगे, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, हम आईटी के हवाले से इश्यूज की बात कर रहे थे कि इस टाइम क्या इश्यूज आ रहे हैं जी। तो बेसिकली ये हमें जो है ना जो रिसोर्स जनरेशन है ना हमारे लिए वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त आ रहा है। और चूंकि मैं साउथ पंजाब के अंदर बैठा हुआ हूँ तो सबसे बड़ा मुझे जो रिसोर्स हंट करने में इशू होता है ना वो यही होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आ रही है। तो अब उसके ऊपर मेरी कंपनी ने हमने डिसीजन ये लिया था कि हम मैक्सिमम जितने भी बच्चे जो ख्वाहिशमंद हैं कि अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो हमारे थ्रू इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपनी स्किल इन्हांस करें। ठीक है, एजुकेशन बहुत नेसेसरी है, हम उसके ऊपर डिनाइल में नहीं जाते, अगेन मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि जब तक आप प्रोफेशनल कोचिंग प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में नहीं बैठेंगे आपको पता नहीं चलेगा चीज़ों का। बेसिकली प्रेशर्स होते हैं, डेडलाइंस होती हैं, माइलस्टोनिंग होती है, जो हम जितने भी गोरों के साथ काम करते हैं या ओवरसीज़ काम कर रहे होते हैं उनमें हमारे ये चीज़ें हमने अचीव करनी होती हैं। तो उसमें जो प्रेशर सस्टेन करना, उसके बाद कोऑर्डिनेशन में काम करना, ये बेसिकली उन्होंने पढ़ा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल हम वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर जाके वो अपने आप को कर सकते हैं। तो हमारे जो करंटली जो सबसे बड़ा इशूज़ आ रहा है वो यही है कि हमारे पास मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर की बहुत बड़ी डेफिशिएंसी है। और बिलीव मी कि साउथ पंजाब में तो कुछ ज़्यादा ही इस सेंस में है, क्योंकि जितना भी यहाँ पे स्किल्ड स्टाफ होता है वो हमारे से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी से जितने ट्रेन हुए हैं वो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज अपने बनाए हुए हैं, काफ़ी ओवरसीज़ गए हुए हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, काफ़ी लाहौर मूव कर जाते हैं,
और मतलब यहाँ पे हमें जो साउथ पंजाब में एक बेसिक इशू जो फेस हो रहा है ना, वो मैन पावर का है। और हमारे लिए ये जो है ना, मैं उसी के लिए आज हाजिर हुआ हूँ कि बेसिकली हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमारे थ्रू कोई चीज़ आनी लोगों की हो सकती है बेहतरी, तो हम तो अवेलेबल हैं। तो जो सबसे बड़ी डेफिशिएंसी है ना इस वक्त, वो इशू है आईटी का, वही हो एज अ होल अगर आप देखा जाएगा तो वो आप ये देखें कि इस वक्त हमारे जो है हमें गवर्नमेंट जो है इंटरनेट की मेक श्योर करे कि हमें बंदिश ना हो। हमारा काम हम देखें, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारे बिजनेसेस बहुत सफ़र होते हैं। क्योंकि बेसिकली जब भी अब आप पिछले दिनों देखें 4 दिन इंटरनेट बंद रहा है, तो हम तो अपनी डेडलाइन मीट करने से कासर हो जाते हैं। जो मेजर इशू है, हाँ जी, नुकसान बहुत हो जाता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि देखें हमें एटलीस्ट या तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू या हमें ये कर दिया जाए कि वाकई फिजिकली ये लोग आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो इनको कोई प्रिविलेजेस दी जाए ताकि हम सफ़र ना करें। जो बेसिक इशू इस वक्त हमारा पाकिस्तान लेवल के ऊपर आ रहा है, साउथ पंजाब का तो मैंने आपको बता दिया, वो सबसे बड़ा इशू हमें ये फेस हो रहा है। और सेकेंडली मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने कोर्सेज तो स्टार्ट किए हुए हैं, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ना उसकी सरपरस्ती करे और कोई ना कोई इस तरह की इंडस्ट्रियल लिंकिंग पैदा करे हर यूनिवर्सिटीज़ के साथ, ताकि उनको पता चले कि प्रोफेशनली काम कैसे हो रहे हैं, दुनिया किधर जा रही है और बड़ी रैपिडली चेंज हो रही होती है। मेरा सेशन था 2000 से 2004, उस वक्त हमने गुमान भी नहीं किया हुआ था स्मार्टफोन का। लेकिन अब आज स्मार्टफोन की इतनी हो चुकी है कि आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो हमारे लैपटॉप्स हैं या हमारे दूसरे हैं वो पीछे रह गए हैं और ये स्मार्टफोन आ गए हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर हमने जो एजुकेशन उस वक्त ली है वो हमारे लिए जाएगी, बेस हमारी वही है। लेकिन क्योंकि जिद्दत आती जाएगी, नई चीजें आती जाएंगी, तो आप ट्रेनिंग्स और आपको जाहिर सी बात है इनकी जरूरत तो पड़ेगी आपको जानने की, अवेयरनेस के हवाले से। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लेटेस्ट हमारे ट्रेंड्स चल रहे हैं इंटरनेशनली, वो हमारी पता होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हमारी एसोसिएशन है पाशा के नाम से, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रही होती है, लेकिन वो हमारी प्राइवेट है, उसको गवर्नमेंट की कोई सरपरस्ती हासिल नहीं है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन अभी तक। तो भी आपसे इस हवाले से बात करते हैं सर, जिस तरह हम एक तो हम अवेयरनेस के हवाले से बात कर ही रहे हैं, साथ साथ वो भी चलती रहेगी। आप ये समझते हैं, मुल्क की तरक्की के हवाले से हम बात कर लेते हैं, इस टाइम जो रेलवे का निज़ाम है वो किस हद तक खुशाइंद साबित हो सकता है? जी, जिस तरह फ्लड्स 2022 फ्लड्स ने रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी डैमेज किया, तो वो अब हमने काफ़ी हद तक अपग्रेड कर लिया है। तकरीबन हमने अपना रनिंग टाइम तकरीबन 4 घंटे इम्प्रूव किया है। जो ट्रेनें लेट हो रही थी कराची और लाहौर के दरमियान, वो अब तकरीबन हमने 3.5 घंटे का टाइम उनका इम्प्रूव करके अब ये पुराने टाइम टेबल्स के ऊपर आ रही हैं, जिसकी वजह से देखें आपका डीजल का खर्चा बचना शुरू हो गया है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली होना शुरू हो गए हैं। और साथ साथ हमने फ्रेट के ऊपर काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं कि जो आपके कंटेनर्स हैं, जो वीट आई है, वो इम्पोर्टेड वीट आई है, ट्रक्स की बजाय ट्रेन्स के थ्रू आए। एक लोड हमने पूरा वीट का मूव किया है फ्रॉम कराची पोर्ट टुवर्ड्स भूरेवाला, हम उसको लेके गए हैं, ताकि देखें वो लोड था तकरीबन 40 गाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल, 40 कंटेनर्स आपने ट्रक से अपने रोड से रिमूव किए हैं थ्रू वन ट्रेन। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे आपका मुल्क तरक्की करेगा, आपका इंपोर्ट बिल कम होगा, एनवायरनमेंट कम आपका डैमेज होगा और रोड्स कम डैमेज होंगे आपके। जितने ट्रक्स ट्रेलर्स आप रोड से एलिमिनेट करते जाएंगे और वो ट्रैफिक आप ट्रेन्स के ऊपर लेके आएंगे, तो आपके रोड सेफ हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान की तरक्की और रेलवेज़ की तरक्की आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर रेलवेज़ अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के इंडिकेटर्स बेहतर होंगे। जी, अच्छा, आप क्या समझते हैं अभी हमारे इस टाइम पाकिस्तान में जिस तरह रेलवे के हवाले से बात करेंगे कि कितनी उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि ट्रेन भी हमारे यहाँ पे और ट्रैक्स को भी अभी बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसमें हादसा ना हो सकें और उसमें बेहतरी भी आए, लोग ज़्यादा आसानी से सफ़र भी कर सकें। क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि ट्रेन्स में यही होता है, लोगों के लिए ये होता है कि आसानी से आप जो है ना आप कंफर्टेबल फील करते हैं कि अगर आपने लंबा सफ़र भी करना है, कहीं आपने आउट ऑफ सिटी जाना है
तो वहाँ पर आपका जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप ट्रेन में सफ़र करें, उस हवाले से बताइए, सहूलियात के हवाले से। जी, इसके हवाले से देखें, हमने ग्रीन लाइन एक स्टार्ट की हुई और वो बहुत अच्छा हमारा तजर्बा जा रहा है लोगों का। सर वैसे उसको मुल्तान से भी होना चाहिए था। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ के लोग भी तो मुस्तफीद हो ना, अब खाने वाले से कहाँ जाएं और वहाँ से सफर करें। उसके उन्होंने रिप्लेसमेंट में हमें शालीमार एक्सप्रेस हमने 1 मई को उसको इनॉग्रेट कर दिया हुआ है। उसके अंदर चाइनीज स्टैंडर्ड्स की और लेटेस्ट पार्लर कार कोच है, और मुल्तान से भावलपुर जाने के लिए या मुल्तान से आपने लाहौर जाने के लिए बेस्ट ट्रेन है। शाम के वक्त मैं उमूमन उस पर ट्रैवल करता हूँ। अगर मुझे लाहौर जाना है, मुझे अपने सेक्शन में जाना है देखने के लिए, तो शालीमार एक्सप्रेस है, उसकी फैसिलिटीज़ बड़ी अच्छी हैं, वॉशरूम्स नीट एंड क्लीन है, उसके अंदर जैनिटोरियल्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके अलावा डाइनिंग कार है, आप आराम से बैठ के चाय पी सकते हैं, कुछ खाना चाहें वो आप खा सकते हैं। ग्रीन लाइन में ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री दी जा रही हैं जिस तरह एयरलाइंस में दिया जाता है, तो बेहतरी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। इसके अलावा ट्रेन चला रहे हैं, अभी हमने 1 जून को ज़िक्रिया एक्सप्रेस जो मुल्तान की फेवरेट ट्रेन है, बंद हो गई थी फ्लड्स के दिनों में लास्ट ईयर, उसको इनॉग्रेट किया है। तो पहले दिन उसकी अर्निंग 15 लाख थी, तकरीबन कल उसकी अर्निंग तकरीबन 24 लाख थी। तो अब छुट्टियां भी हो गई हैं, लोग जा भी रहे हैं, और इस वसीब के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है, क्योंकि छोटे छोटे जगहों से, तहसीलों से, शुजाबाद से आगे ये ज़रीफ शहीद रुकती है, घेलेवाला रुकती है, फिर आगे मुबारकपुर है, लियाकतपुर है, फिरोज़ा है, उधर से रुकती हुई खानपुर रुक के ये तमाम मुसाफिर को कैरी करती हुई कराची में जाती है। जी सही। अच्छा, और इसके साथ साथ हम अगर स्टेशंस की भी बात कर लें, स्टेशंस पे कुछ जो हम देखते हैं अभी बहुत सारी सहूलियात का फकदान भी है, कुछ चीज़ें हमारी बड़ी बेहतर होने वाली हैं, सफाई के हवाले से भी थोड़ा सा बात करेंगे, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी, इस बारे में मुल्तान स्टेशन का आपने देखा होगा कि अभी हमने जलालुद्दीन रूमी एक फाउंडेशन है मुल्तान के, बड़े अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं वो, उनके ताउन से हमने एक आरओ प्लांट लगा चुके हैं और इंतहा का फंक्शनल चल रहा है तकरीबन पिछले 4-5 माह से। बेहतरीन उसकी आउटपुट है और लोग दुआएं देते हैं कि इतना अच्छा चिल्ड वाटर हमें इस गर्मी के दिनों में मिलता है। दूसरा, इसके अलावा उनकी फाउंडेशन के ताउन से हमने नई व्हील चेयर्स प्रोवाइड की हैं। अगर ऐसे कोई लोग हैं जो कि समझते हैं कि हम पैदल नहीं ट्रेन तक जा सकते हैं, तो जब वो स्टेशन पे आते हैं तो बुकिंग क्लर्क को, स्टेशन मास्टर को कहें कि हमें व्हील चेयर चाहिए, तो हमारे हेल्प सेंटर में व्हील चेयर्स मौजूद हैं, आप वो व्हील चेयर यूज़ करके अपनी ट्रेन तक जा सकते हैं। उसके अलावा हमने नए 2 वॉशरूम्स डेवलप कर दिए हैं, उनका स्टैंडर्ड हमने मोटरवे जैसा स्टैंडर्ड है, प्रॉपर बंदा एक डिप्यूट किया हुआ है जो कि प्रॉपरली हर यूजेज के बाद उसको क्लीन करता है, उसको साफ़ करता है। तो इस तरह हम चीज़ें ला रहे हैं। मुल्तान में हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टारगेट है खानेवाल में, इंशाल्लाह खानेवाल में हम करेंगे। इसके अलावा फिर आगे जो शोरकोट एक स्टेशन है, हम उस तरफ जाएंगे तो वो जो करेंगे, तो ऐसा ऐसा हम बिट बाय बिट इम्प्रूव कर रहे हैं जी चीज़ों को। अरे बड़ी ज़रूरत है मतलब, अक्सर आप आते भी हैं और मैं बात करती भी हूँ कि हम लोगों ने ट्रेन का सफ़र किए हुए बड़ा अर्सा हो गया। वैसे आपने सलमान ट्रेन का सफ़र किया? बहुत अरसे पहले। बहुत अरसे पहले। तो कैसा सफर? आप लोग ट्रैवल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हाँ। देखें ना जी, आप लोग ट्रेन पे आए और ट्रैवल करें, आप अपना हमें फीडबैक दें ताकि हम अपने आप को मजीद इम्प्रूव कर सकें। नहीं, जिस तरह की बातें आप बता रहे हैं अगर होगी तो इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। जी, ये इट्स ट्रू। सलमान लाजमी मेरे साथ ट्रैवल करे। जी बिल्कुल। सलमान, आपने बल्कि बताइएगा जब आपने जाना होगा तो डेफिनेटली कम और आपके साथ ट्रैवल करूंगा, तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके भी इंशाल्लाह। अच्छा सलमान, जिस तरह हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, आप क्या समझते हैं इसको हम किस तरह मजीद इसको ग्रो कर सकते हैं और इसको किस तरह प्रमोट कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वो पहले भी सारी चीज़ें बता गई हैं कि इसकी जो बेसिक पिलर्स है ना, वो एक अच्छा मैन पावर है, वो उसको करें। उसके बाद थोड़ी सी अब जब हमारे पास लड़के आ जाते हैं इंटर्नशिप पे, फिर हम उन्हें ना थोड़ी सी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी देते हैं कि यार आप लोगों ने ना थोड़ी सी पेशेंस भी दिखानी है, एग्रेशन में नहीं आना।
और क्योंकि देखें ये जो कोडिंग है या जितनी भी प्रोग्रामिंग है ना, ये एक फिलबदी काम है, इसमें रट्टा नहीं लग सकता। जाहिर सी बात है, इसमें तो बिल्कुल आपको हाँ कहते हैं एक ऐसा समंदर है हाँ जी, जिसमें आप जाते जाएंगे, डूबते जाएंगे, तो जी। आपको मजीद गहराई जो है वो मिलती जाएगी और आपको बहुत इसका एक्सपोजर है इसका। और मेंटली इसके लिए नॉर्मल होना किसी भी वक्त वो बहुत ज़रूरी है। अगर एक कोडर ये नॉर्मल फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं बैठा होता ना, वो एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं डेवलप कर सकता। अच्छा, तो, इसमें बात करते हैं, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मिसेस रफीक हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि 15 दिन से मुसाफिराबाद में इतनी परेशानी हो रही है पानी की। इस गर्मी में किस देखा आप किस बुरा लगा, बच्चे भी बुला रहे हैं पानी के लिए, प्यास से भूख जाते हैं, पीने का पानी भी नहीं है। मतलब फिल्टर के अंदर भी पानी नहीं आ रहा जो मिलता है, वो भी वहाँ पे पानी से शेरेट होती है। अच्छा, ठीक है। बिल भी दे रहे हैं, घरों के घर वाले बिल भी दे रहे हैं, उनका भी मसला इतना हो रहा है। जो बिल दे रहे हैं उनका भी पानी इतना मसला हो रहा है। अब गरीब लोग मोटर तो लगवाने चाहते हैं, इतने महंगी लगती है मोटरें, तो पानी का मसला ठीक है। मुश्किल से हम पता किस तरह गुजारा करें, लोगों से मांग कर, लोग कभी देते हैं कभी नहीं देते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मिसेस रफीक, आपका जो इशू है हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी जो रूही टीम है वो इसको जो है वो हाईलाइट करे और आपकी जो ये मुश्किल है उसको जो है वो आगे हम पहुंचा सकें और आपकी मुश्किल आसान हो सके। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह यूथ की बात हो रही थी सलमान, हम लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि वहाँ पर प्रैक्टिकली जो है अगर वो एक्सपोजर उनको नहीं मिलेगा, जो कि यूनिवर्सिटीज़ हमारे में समझते हैं उस लेवल पे काम नहीं कर रही, तो किस तरह फिर हेल्पफुल होगा? वो इंडस्ट्रियल लिंकिंग पैदा करें और कोलैबोरेट करें। जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनके साथ हम भी रेडी हैं, हमारी पूरी एसोसिएशन बनी हुई है, उनके साथ कोलैबोरेट करके साउथ पंजाब में, और वो हमारे साथ अपने यूथ को भेजें ताकि वो स्किल हासिल करे, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी सारी डोमेन्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो एक बच्चा आईटी का कोर्स पढ़ के निकला है या सीएस करके निकला है वो हर फील्ड में चल सकता है। कोई क्वालिटी एश्योरेंस में जाएगा, कोई डिज़ाइनिंग में जाएगा, कोई डेवलपमेंट में जाएगा, कोई एनालिसिस में जाएगा, कोई टेस्टिंग में जाएगा, कोई इम्प्लीमेंटेशन में जाएगा, तो कोई मेंटेनेंस में जाएगा। तो ये पूरी एक हमारा लाइफ साइकिल है जिसके ऊपर हमें ये करना है। अब हम बेसिकली ये बिल्कुल, मैं फिर दोबारा अगेन एमबीबीएस वाली मिसाल दूंगा, उसमें पढ़ते तो सब कुछ ही हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन में हमें एक ही फील्ड में लाना होता है, वो बंदे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो जब वो इंडस्ट्रियल लिंकिंग के साथ अटैच हो जाएंगे ना, तो वो उसके मुताबिक वो खुद जज कर सकता है, क्योंकि देखें हम आप प्रोवाइड करते हैं बैटल फील्ड। हमारे यहाँ पे जितने भी ओवरसीज प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं उसमें हमने डेडलाइंस को मीट करना है, तो उनमें जो जो वो बेहतर समझता है ना कि मेरी कंट्रीब्यूशन इसके अंदर हो सकती है, वो कर सकते हैं। फिर हम दोबारा उसको एक दफ़ा रीस्टडी करवा रहे होते हैं सारी चीज़ें कि आप प्रैक्टिकली इसको कैसे करना है। फिर ऑब्वियसली बात है, जब हमारी कोई भी लिंकिंग होती है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं, तो जो ओवरसीज़ हमारे जितने क्लाइंट हैं ना, वो हमें खुद पढ़ा रहे होते हैं कि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये चल रही है, इसको पढ़ें। और गूगल और यूट्यूब ने तो आपके सामने ज़िंदगी आसान कर दी है, हम उसको पढ़ते हैं और पढ़ के हम अपने स्किल इन्हांस कर लेते हैं। बिल्कुल यही है कि देखें, अब मैं फिर वही वाली मिसाल दूंगा कि 2004 में स्मार्टफोन का नहीं था, लेकिन हम आज स्मार्टफोन की डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, यूथ को कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है और यूथ को अपना प्रोफेशनल एक्सपोजर बनाने की ज़रूरत है, और ये जब कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सही हो गया। अच्छा जी, सर आपसे भी है, जिस तरह हम हादसात की बात कर रहे थे, आप क्या समझते हैं कि जो इसमें रेलवे के हवाले से कानूनी हैसियत क्या है? अगर कोई इस तरह का कोई हादसा हो जाता है, ट्रेनों का आपस में हो जाता है, या इस तरह जिस तरह कोई बच्चे आ गए या जानी नुकसान किसी का हो गया, तो उस हवाले से क्या? जी, इसमें 2-3 है। एक तो 129 है, रेलवेज एक्ट की क्लॉज है, जिसके तहत आप अगर कोई भी रेलवे के रूट के ऊपर आके किसी का हादसा हो जाता है या कोई अपने ट्रैक्टर ट्रॉली का हादसा हो जाता है, तो उनके ऊपर तकरीबन एक तो जुर्माना है, फाइन है और 2 साल की कैद है। वो हम प्रॉपरली उसके ऊपर एफआईआर काटी जाती है, और स्टेशन लिमिट्स में हो तो रेलवे पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है प्रॉपर। अगर गलती रेलवे वाले किसी एम्प्लॉय की हो तो उसको सजा दी जाती है, और अगर रोड व्हीकल यूज़र है तो उसको 2 सजाएं जो मैंने आपको बताई हैं, जुर्माना भी हो सकता है और 2 साल की कैद भी हो सकती है।
इसी तरह फिर 427 है, 429 है पीपीसी की, पाकिस्तान पीनल कोड की। अगर कोई हादसा स्टेशन लिमिट्स की बाहर होता है तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस उसकी कार्रवाई करती है और उसकी सजाएं भी जुर्माने की हद तक हैं, 50,000 से लेके अनलिमिटेड। अगर रेलवे का इंजन कोई तबाह हुआ है या स्टॉक तबाह हुआ है उसकी वेरिएशन है, और 50,000 से कम है। जिधर 50,000 से ज़्यादा है तो उधर 2 साल की कैद है अलॉन्ग विद द जुर्माना। वो जुर्माने का जो तयन है वो रेलवे की रिपोर्ट्स करती हैं, एक्सीडेंट रिपोर्ट्स करती हैं और जज जो इनका फैसला देते हैं। अगर 50,000 से कम हो तो 6 माह की कैद है और साथ जो जुर्माना है वो दे के किया जा सकता है। मगर ये बात तो तब है कि आपके जो हादसात हैं वो हो जाएं। मैं ये कहता हूँ कि अवेयरनेस इतनी हो कि ये हादसात हम बचाएं, हाँ, कि ये हादसा हो ही ना, जिससे एक रेल कौमी असासा है उसके एसेट्स ना डैमेज हो, लोगों की जो अपनी जान है। आज भी हमने जो सुबह वॉक की है उसके अंदर 2 ऐसे फैमिलीज के लोगों को बुलाया हुआ था जिसमें एक की वाइफ की डेथ हुई है और एक वो थे जिनकी वालदा की डेथ हुई है। एक उसमें से स्कूल टीचर थी, वो ट्रैक को क्रॉस कर रही थी और उन्हें पता नहीं लगा कि ट्रेन आ गई है। तो ट्रेन ट्रैक पैदल चलने के लिए तो है नहीं है, ट्रेस पासिंग करते हुए उनकी डेथ हो गई है। तो वो आज उन्होंने यही मैसेज दिया है तमाम जो लोग थे कि आप प्रॉपरली अपने आप को इक्विप करें, आप लेवल क्रॉसिंग्स को ऐसे ना क्रॉस करें और अनऑथोराइज्ड ट्रेस पास तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ट्रेन के टाइमिंग्स का बिल्कुल पता नहीं होता। दूर से हमने एक एसओपी है, आपने देखा होगा, हमारे इंजन्स की लाइट्स ऑन होती हैं, वो 3 से 4 किलोमीटर दूर से नजर आ जाती है कि कोई चीज आ रही है। डोंट अंडर एस्टिमेट द स्पीड कि आप इससे निकल जाएंगे, क्योंकि क्रॉस करते हुए लेवल ट्रेन भी तो स्पीड से ही आ रही होती है, 105 किलोमीटर पर आवर पे आ रही है। खुदा ना खास्ता आप क्रॉस करते हुए आपकी व्हीकल बंद हो जाती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपका कोई एक्सल टूट जाता है, टायर फ्लैट हो जाता है, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। चीचा बदनी का एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 30 से 35 बच्चों की वैन का, फिर लोधरा में हुआ। तो इस तरह के हम बहुत सारे हादसा देखें तो वो सिर्फ हमारी इसी गफलत की वजह से जो है, लापरवाही की वजह से हम हादसा का शिकार होते हैं। सर बहुत शुक्रिया, टाइम हमारा जो है वो भी मुकम्मल हो गया है। आप हमारे शो में आए और काफी अवेयरनेस हमारे व्यूअर्स तक पहुंची, बहुत शुक्रिया आपका। और सलमान आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो का हिस्सा बने। इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर मुकम्मल हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।